गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने डी ब्रॉगली इक्वेशन पे डिस्कस किया था। एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी समझना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम इंटू वी, यहां तक अपने कल किया था। इसी में एक अपने ऐसे पढ़ा, डी ब्रॉगली इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि जो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए। ये अपने स्टडी किया हुआ है। अब मैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात करूं तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। देन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वेयर 2 इधर आ जाएगा, के ई अपॉन स्मॉल एम। तो वी स्क्वेयर को मैंने रिमूव किया तो इस साइड पे रूट आ जाएगा। यहां से v की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पुट अप करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन m। v की वैल्यू पुट अप कर रहा हूं रूट 2 के ई अपॉन m। अब समझो, इस m को मैं यहां से अंदर ले जाऊं तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल, क्या बचा रूट 2m के ई। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m के ई। अगर मान लो मैं किसी पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सीलरेट करता हूं, v वोल्ट से एक्सीलरेट किया, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। तो समझो काइनेटिक एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल माना तो यहां पे रिमूव कर सकते थे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m ई वी। ये आपकी फिजिक्स में एज इट इज यूज आएगा। साथ का साथ कंपटीशन में आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। 11th स्टैंडर्ड के लिए केवल ये याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी। आगे ये याद रखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला मैं और बना सकता हूं, समझना। ये केवल आपको सुनना है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तब अपन इस पे डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे। एक होता है वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको, इस वेलोसिटी को, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेता हूं तो ये आएगा 1/2 m v r m s स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 r गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर T। इस R अपॉन Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KT बोलते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3/2 KT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी बात अपन स्टेट ऑफ मैटर करेंगे तब करेंगे, अभी नॉर्मल बता रहा हूं, रटना नहीं है आपको, केवल देख लो। अब समझो के ई किसके इक्वल, 3/2 KT के। तो मैं यहां के ई की वैल्यू पुटअप करूं, समझना, इस के ई की जगह क्या वैल्यू पुटअप करूं, 3/2 KT, 3/2 KT। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल। ये मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में आता है। तो ये जब आएगा तब आपको दोबारा कराएंगे। अभी इतना याद रखना है 2m/ke इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, ये याद रखना है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ये तो आपने कल स्टडी किया है, ये भी डिस्कस किया है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस किस टाइप से आ सकते हैं तो समझना। न्यूमेरिकल नंबर 1, पूरा न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, नोट कर सकते हो। मास ऑफ द फोटोन ऑफ सोडियम लाइट व्हेन wavelength of photon is 5894 angstrom and velocity of photon is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोडियम लाइट का फोटोन दिया है, वेवलेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मास फाइंड करना है फोटोन का। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन अप्लाइड करें, समझना, लैम्डा इज इक्वल टू h/m × v। तो m इज इक्वल टू h/λ × v, वैल्यू अप्लाइड कर दो। h की वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में, नहीं गिवन हो तो याद रखो 6.62 10⁻⁻27 लेते या 34 लेते, वो आप पे डिपेंड करेगा। 34 लिया, ऐसा यूनिट में लिया तो इनको भी ऐसा यूनिट में लेना है। इसकी यूनिट कल आपको बताई थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम है, 5894 एंगस्ट्रॉम को रिमूव किया 10⁻⁻10 मीटर। यह आपको कन्वर्जन बता रखा है। मल्टीप्लाई वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। यूनिट कैंसिल कौन सी हो रही है वो समझना। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, केवल यूनिट बची किलोग्राम, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अब इसको आप आराम से सोल्व कर लेना अपने हिसाब से। मैं पावर को ऊपर ले जाता हूँ, ये पावर गई -2 ऊपर जाएगी +2, 2 कम कर दो 6.62 10⁻⁻32 किलोग्राम अपॉन 5894। अब ये आप पावर कम ज़्यादा करके सेट कर लेना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट हटाऊँ, 3 पावर नेगेटिव यहाँ जाएगा 35 और फिर इसको कैंसिल करेगा। अब आगे तो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। इस तरह से लैम्डा गिवन था, v गिवन था, आपने क्या फाइंड किया, मास। और समझना, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1% ऑफ द लाइट वेलोसिटी। पूरा क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द 1% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m × v। h की वैल्यू पुटअप करो SI यूनिट में 6.62 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स अपॉन m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गिवन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रिमेंबर रहना चाहिए 9.1 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी 1% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका 1% लेना तो 1% रिमूव किया 100, यूनिट मीटर इंटू सेकंड इनवर्स।
कैंसिल क्या क्या हो रहा है यूनिट में देखना, केजी से केजी कैंसिल, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल। लेमडा डिस्टेंस को शो करता है, लेमडा की यूनिट आ जाएगी मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये पावर 2 कैंसिल की, 3 इंटू 10⁻6, 6 को इसमें से कम कर दो 25, 25 को ऊपर ले जाए प्लस, तो प्लस में 25 चेक कर लेना ये सही है ना, 6 कम किया 25, ऊपर प्लस 25 माइनस 34 10⁻⁻9, 6.62 अपॉन 9.1 इंटू 3, ये मेरे पास आ गया अप्रोक्सीमेट 1/3 1/6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अप्रोक्सीमेट लिया मैंने, ये एग्जैक्ट नहीं लिया, आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना इसको। या मैं एक पावर बढ़ा करके इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, 1.67 इंटू 10⁻10 मीटर। वो आगे आप पे डिपेंड है, आप कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ तक करेक्ट है, आगे आप इसको चेक कर लेना। कुछ नहीं था, लेमडा फाइंड करना था, एच वैल्यू पता है, एम पता है, वी गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, फाइंड आउट द वेलोसिटी, मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूरा लिखना, फाइंड आउट द वेलोसिटी, मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.55 10⁻⁻25 जूल। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, पी कैसे फाइंड करेंगे, लेमडा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करो, काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू के ई अपॉन एम वी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर हटाओगे तो ये आ जाएगा, ये अभी अपने सॉल्व किया था। v इज इक्वल टू √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी गिवन है 4.55 10⁻⁻25। m की वैल्यू जूल में है, तो ये ऐसा यूनिट मास में लगना है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं 9.1 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 10⁻3 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चेक कर लेना, अभी कर देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट 9 आएगा, ये 9 आएगा कैंसिल, ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻6 आएगा, 10⁻6 का रूट हटाओगे 10⁻3। अब मेरे को फाइंड करना है, v फाइंड हो गया, p फाइंड करना है, p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी की गिवन है 10⁻3, यूनिट आ जाएगी इसकी मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट है। इस पावर को 3 कम कर दो, 9.1 10⁻28 यूनिट सेम रहेगी, ये वैल्यू आ जाएगी पी के। जब ये दोनों वैल्यू ऑब्टेंड हो जाए देन लेमडा फाइंड करेंगे h अपॉन पी से। h की वैल्यू 6.62 10⁻34, p की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 9.1 इंटू 10⁻28। पावर आपके पास रिमेनिंग बचेगी -6, इसको डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेट 2/3 है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 2/3 या 0.67 इंटू 10⁻6। आराम से इसको पॉज करके और आराम से देख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट समझना, क्वेश्चन समझना, नंबर ऑफ वेव्स
व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड बोर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन इस थर्ड बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है यहां, तो यहां इस तरह से जो वेव्स बनेगी ऐसे, वो कितनी बनेगी वेव्स, वो फाइंड करनी। जैसे यहां से यहां तक 1 वेव्स, 2, 3, 4, 5, कितनी वेव्स बनेगी वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए कल अपने एक फॉर्मूला लिया था, सरकमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल होता है एन लेमडा, इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन सर्कल में तभी रिवॉल्व करेगा जब लेमडा होल नंबर के मल्टीपल में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेव्स था एन, कितनी वेव्स बनती है, किसकी इक्वल आएगा, 2 पाई आर अपॉन लेमडा। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से लेमडा की वैल्यू पुटअप करें, इसमें लेमडा था एच अपॉन वाला ऊपर एम वी, डायरेक्ट लिए है 2 पाई आर इजिकल टू एन लेमडा, एन इजिकल टू 2 पाई आर अपॉन लेमडा, एन लेमडा की वैल्यू है एच अपॉन एम आर। इसको मैंने ऐसे लिखा 2 पाई अपॉन एच एज इट इज, इसको ब्रैकेट में ले लिया, एम वी आर एंगुलर मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन नंबर 2, एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट आपने पहले से स्टडी किया है बोर एटॉमिक मॉडल में, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू 3 है तो 3 एच अपॉन 2 पाई, 3 एच अपॉन 2 पाई कितना आया, ये वैल्यू यहां पुटअप करो, इक्वेशन 3 से यहां पुटअप कर दो, क्या आएगा, एन इजिकल टू 2 पाई एच, एम वी आर की जगह वैल्यू पुटअप करो, एम वी आर की जगह 3 एच अपॉन 2 पाई, एच से एच कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना आया 3। अब ऐसे समझो, इस एन में और इस एन में कोई डिफरेंस थोड़ी है, इस एन में कोई डिफरेंस नहीं है। अरे इसी से तो कल अपने प्रूव किया था एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये एन तो सेम वाला ही लिया था, तो जब यहां एन 3 पुटअप कर रहे तो ये 3 है, इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो यहां 3 ही आएगा। अब ये सोचो अगर ये फोर्थ ऑर्बिट की बात करता तो यहां पे क्या आता, 2 पाई अपॉन एच एम वी आर, एम वी आर यहां जाता 4 एच अपॉन 2 पाई, तो सीधा सीधा पता है, मैं इसको ऐसे दूसरे फॉर्म में ले रहा हूं, समझना, यहां से समझना, n इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच, इसकी वैल्यू होती है एन एच अपॉन 2 पाई, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, h से h कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू n, तो n थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है तो 3 आएगी। फर्स्ट में नंबर ऑफ वेव्स बनेगी 1, सेकंड में बनेगी 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना होता आपको, जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं उतने ही वेव्स फॉर्म होंगी। फर्स्ट है तो 1 वेव्स बनेगी, सेकंड में 2 बनेगी, थर्ड में 3 बनेगी। इस तरह से अपने डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बुक के हिसाब से तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, केवल इतना सा रिलेशन बोला और काम खत्म, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी। बट ये सारी चीजें आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना आपको 11th का है, बट ये थोड़ा थोड़ा रिमेंबर करना है, कंपटीशन में आपकी प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट समझना सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अपन क्वांटम मैकेनिक बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट अपने पढ़ा डी ब्रॉगली इक्वेशन, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब अपन पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया समझना,
एक तो मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ मैं बात करूं वेलोसिटी या मोमेंटम, दोनों सेम चीजें, समझना कैसे। मोमेंटम इज इक्वल टू होगा मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं तो ये तो कांस्टेंट है, m इज कांस्टेंट, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब सोचो अगर मैं वेलोसिटी चेंज करता हूं तो मोमेंटम चेंज होगा, इसको मैंने 3 टाइम इंक्रीज किया तो इसका प्रोडक्ट 3 टाइम इंक्रीज होगा, ये 5 टाइम इंक्रीज किया तो ये 5 टाइम इंक्रीज होगा। मतलब मैं अगर वेलोसिटी चेंज करता हूं तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहां आप चाहे मोमेंटम की बात कर सकते हो, मोमेंटम, या वेलोसिटी की बात कर सकते हो, एक ही बात है, वेलोसिटी। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या वो समझना, ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली फाइंड डेफिनेट नहीं होगी, प्रीकेशन के साथ नहीं होगी, ये दोनों कभी भी एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अगर पोजीशन को फाइंड कर लिया तो मोमेंटम और वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। यदि आपने मोमेंटम या वेलोसिटी को फाइंड कर लिया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। मतलब ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सर्टेनली फाइंड नहीं कर सकते, एक में अनसर्टेनिटी आएगी, या तो पोजीशन में आएगी या वेलोसिटी में आएगी। इसको पहले बुक के एक्सपेरिमेंट से समझना, फिर डेली लाइफ से रिलेटेड करके समझाएंगे। ये मान लीजिए न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, मुझे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। मतलब यहां मैंने शो कर रखा है इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में पता नहीं है, इतना ही पता है कि इस सर्कल पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, पोजीशन यहां हो सकता है, यहां कहीं पे भी आ सकता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो विजिबल नहीं है, फाइंड कैसे करें? तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए मैंने इस पे एक्सरेज पास की। तो ऐसे समझना, यहां से एक्सरे सीधे पास हो गई, यहां से सीधे पास हो गई, यहां से सीधे पास हो गई, यहां एक्सरे डिफ्रैक्ट हो गई, इसे डिफ्रैक्शन कर गई। इसका मतलब यहां एक्सरे किसी पार्टिकल से कोलिजन किया है, टक्कर की है, तभी तो वो रिफ्लेक्ट हुई है वापस, अदरवाइज तो सीधे पास हो जाती। इसका मतलब यहां एम्प्टी स्पेस था, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं था, जहां से इसमें डिफ्रैक्शन हुआ वहां इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे समझो, यहां से मैंने एक्सरे डाली, ये एक्सरे यहां आकर के इससे कोलिजन करेंगे। जैसी कोलिजन होगा ये डिफ्रैक्शन होकर के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाएगी, और इस फोटोग्राफिक प्लेट में इसके लिए एक मान लो एक रिंग बन गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां है, इस जगह पे तो नहीं है। क्या फाइंड की? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। ये पोजीशन मैंने फाइंड की, एक्सरे यहां से डिफ्रैक्शन शो कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, और इस समय पे यहां एक रिंग बनी, ये रिंग बनी 10:25 मिनट पर। अब इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूस रिवॉल्व हो रहे हैं। अब ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके यहां आ गया। अब यहां से जो एक्सरे आएगी वो सीधे पास होगी, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक्सरे सीधे पास होगी, फिर इलेक्ट्रॉन टर्न करके वापस यहां आया, तब एक्सरे डिफ्रैक्शन शो करेगी। तो दोबारा जब ये इलेक्ट्रॉन राउंड लगा के यहां आया, तो ये दोबारा एक बार फिर से यहां पे एक रिंग बनी सेम जगह जो पहले बनी थी। ये रिंग बनी 10:30 मिनट पे, सेम जगह पे। पहले किस टाइम पे बनी?
10:25, दोबारा कब बनी? 10:30 मिनट में। अब ऐसे सोचो, ये जो सरकमफेरेंस है, समझना ध्यान से, ये यहां से यहां तक जो सरकमफेरेंस है, ये मान लीजिए 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। तो फर्स्ट और सेकंड रिंग के टाइम में जो डिफरेंस आया था वो 5 मिनट का आया। डिफरेंस कितना आया? 5 मिनट। इसका मतलब 5 मिनट में इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व होकर यहां आ गया। इसका मतलब 5 मिनट में इलेक्ट्रॉन ने 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस है 5 मीटर, वेलोसिटी टाइम लगा 5 मिनट, ये वेलोसिटी आई 1 मीटर पर मिनट। अपने दोनों चीजें फाइंड होगी। पोजीशन फाइंड होगी कि इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम यहां था, किस स्पीड से रिवॉल्व हो रहा था? 1 मीटर पर मिनट। अब एक्चुअल में समझो, जिस समय आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड की, उस समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या रही होगी? क्या वही स्पीड ये? आपने स्पीड कब फाइंड की है? आपने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन से एक्सरे ने कोलिजन किया। तो जब एक्सरे ने इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया तो इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास की होगी। ये पेन है, ये ऐसे धीरे 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 चल रहा है, मतलब अपनी स्पीड से चल रहा है। मैं अपनी हाथ से इसके एक मारता हूं तो मैंने अपने हाथ से इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो ये जिस स्पीड से चल रहा था क्या उसी स्पीड से चलेगा? नहीं, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने जो वेलोसिटी फाइंड की है वो आफ्टर कोलिजन की है, और आफ्टर कोलिजन आपको पता है कि जब इसने इसको एनर्जी दी तो इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने के बाद ये स्पीड आई है। इसका मतलब पहले क्या थी वो पता नहीं। इसका मतलब ये स्पीड करेक्ट वैल्यू नहीं है, इनकरेक्ट वैल्यू। अब इसको डेली लाइफ से समझना। मान लीजिए किसी ट्रांसपेरेंट पाइप में मैंने एक बॉल, रेड कलर की बॉल को यहां से टक्कर मार के आगे के लिए पास कर दिया। अब जो कैंडिडेट इसको देख रहे हैं उसको रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस है। इसका मतलब उसको ये पता नहीं चलेगा कि वो पार्टिकल कहां है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां है, बट जिसको रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस है उसको पता नहीं है। उसने मान लो यहां से 10 बजे पार्टिकल को फेंक दिया, थ्रू आउट कर दिया। अब 10:05 पे कोई पूछे कि बताओ वो पार्टिकल कहां है, तो यहां से तो चला गया, यहां पहुंचा नहीं, तो बीच में कहीं होगा। तो बीच में कहां होगा, ये पोजीशन फाइंड करने के लिए उस कैंडिडेट ने एक ब्लू कलर की बॉल को फेंका। ब्लू कलर की कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ब्लू कलर उसको दिखाई देता है। तो अब सोचो, जैसे ही ब्लू कलर इस रेड पार्टिकल से कोलिजन करेगा तो वो एक साथ एक बार रुकेगा। जब तक रेड पार्टिकल नहीं है या ब्लू पार्टिकल अपनी स्पीड से आ रहा था, जैसे रेड पार्टिकल से टकराया तो एक बार रुकेगा ब्लू पार्टिकल। रुकते ही इसको पता चल गया कि ब्लू पार्टिकल यहां रुका है, तो जहां ब्लू पार्टिकल्स की सरकमफेरेंस खत्म हो रही है वहां रेड पार्टिकल होगा। तो इसने पता कर लिया कि रेड पार्टिकल यहां है। ये मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये यहां फाइंड किया है 10:40 मिनट पे, 10:40 मिनट। अब आगे चलो, अब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव करके ये यहां पहुंच गए। यहां डिस्टेंस है 2 मीटर, यहां पहुंचे ये 10:41 मिनट में। अब आपसे ये कोई पूछे कि जिस टाइम पे अपन फाइंड कर रहे थे 10:40 मिनट पे, उस समय पोजीशन तो फाइंड कर ली, इलेक्ट्रॉन यहां था, ये रेड बॉल यहां थी, उस समय उसकी स्पीड क्या रही होगी?
तो आप तो कॉलिजन के बाद स्पीड फाइंड कर रहे हो। कॉलिजन के बाद इसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की 1 मिनट में, तो आपके हिसाब से इसकी स्पीड आएगी 1 मीटर पर मिनट। अब ये सोचो, जब ये ब्लू बॉल रेड बॉल से कॉलिजन करेगी तो ब्लू बॉल अपनी एनर्जी किसको देगी? रेड बॉल को। तो रेड बॉल जिस स्पीड से चल रही थी, क्या उसी स्पीड से चलेगी? उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यहां जो स्पीड आई है 1 मीटर पर मिनट, वो एक्चुअल स्पीड नहीं है। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है आप पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आया, याद रखना है, कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। h इज द प्लांक कांस्टेंट। अब मैं इसी फॉर्मूले को चेंज करना चाहूं तो ऐसे ले सकता हूं, p इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी चेंज किया, मोमेंटम चेंज होगा, तो डेल p की जगह क्या ले सकते हैं? m डेल्टा v। तो इसी फॉर्मूले से ये बन गया, डेल्टा x डॉट m डेल्टा v ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब इसमें कौन क्या क्या है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। h प्लांक कांस्टेंट है, वो पहले से पता है, पाई क्या है वो आपको पता है। अब ऐसे समझो, अगर डेल्टा p से रिलेटेड है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा v से रिलेटेड है ये अप्लाई करो। अब इसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहां ग्रेटर देन नहीं करना है, न्यूमेरिकल करते समय यहां इक्वल साइन लगाना है। अब न्यूमेरिकल में डेल्टा p गिवन है, डेल्टा x फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा p को यहां ले आओ, डेल्टा p गिवन था, डेल्टा x फाइंड करना है, ये वैल्यू सारी कांस्टेंट है। अगर आपको डेल्टा x गिवन है तो डेल्टा p फाइंड कर लेंगे, डेल्टा x को यहां ले आओ, डेल्टा p फाइंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डेल्टा v गिवन है तो v वाला तो इसमें है नहीं, इससे आएगी, और डेल्टा x फाइंड करना है तो डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, इसको इधर ले आओ, m डेल्टा v क्या हो जाएगा? m डेल्टा v। अगर आपको डेल्टा x गिवन है, डेल्टा v फाइंड करना है तो डेल्टा v यहां आ जाएगा, डेल्टा x यहां आ जाएगा। अब दोबारा समझना, अगर मान लीजिए आपने डेल्टा x फाइंड किया, आपके डेल्टा x की वैल्यू आई 5 मीटर, इस न्यूमेरिकल से सॉल्व किया, वैल्यू कितना आया? 5 मीटर। आप आंसर लिखोगे प्लस माइनस 5 मीटर। सॉल्व करने से आपका आंसर कितना आया? 5 मीटर। वो कह रहा है अनसर्टेनिटी 5 मीटर है। अब अनसर्टेनिटी 5 मीटर
रिवर्स भी हो सकती है बैक और फॉरवर्ड भी हो सकती है। जैसे मैंने ये कहा कि बच्चे प्रेयर में खड़े, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मैंने ये बोला कि ई ने अपनी पोजीशन 2 चेंज कर ली, मतलब 2 प्लेस अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो 2 प्लेस पोजीशन चेंज कैसे की वो समझना। मान लो आप इधर से देख रहे हो सकता है ये यहां आ गया हो सकता है ये यहां चला गया हो, 2 ही तो प्लेस चेंज किए। पहले आ गया +2, बाद में चला गया -2। इसका मतलब पोजीशन में 2 प्लेस का डिफरेंस आया है। जहां होना चाहिए वहां से 2 प्लेस डिफरेंट है, वो या तो पहले या बाद में। तो ये प्लस माइनस शो करना है। मान लीजिए आपको डेल्टा पी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? डेल्टा पी। ये आपको गिवन है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स ऐसे गिवन होगा ±5 मीटर। गिवन ±5 मीटर होगा। न्यूमेरिकल में पुटअप आपको +5 ही करना है। अगर डेल्टा एक्स फाइंड करते हो प्लस में रिजल्ट आएगा, लास्ट में आप उसको प्लस माइनस लेके आओगे। यदि डेल्टा एक्स गिवन है +-5 तो आपको यहां पुटअप +5 करना है। अब जहां कंफ्यूजन होगी वो बात करते हैं। यहां तक का तो मामला आपके समझ में बैठ गया। अब कई बार क्या होगा, इसी फॉर्मूले को ऐसे देंगे, समझना इस तरह से, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी h/2π। अब आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो अपॉन में 4π लिखवाया था, यहां तो अलग ही मैटर है। सर ने तो ये बताया था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन 1 की बात है, यहां कर देता हूं इक्वल और ग्रेटर देन h/4π। यहां आकर के आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अपॉन में 2π आएगा, कुछ कहते हैं अपॉन में 4π आएगा, क्योंकि जो अलग अलग बुक पढ़ते हैं, कुछ बुक में अपॉन में 2π है, कुछ में 4π है। तो कुछ टीचर 2π पढ़ा जाते हैं, कुछ 4π पढ़ा जाते हैं। मैं 4π पढ़ा दूँ, आप बुक देखोगे सर हमारी बुक में तो 2π है। ये 2π पढ़ा दूँ, फिर आप कहोगे हमारी बुक में 4π है। इन दोनों में डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखो, दोनों एक जैसे नहीं है। ये प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट नहीं है। इस h क्रॉस की जो वैल्यू है, h क्रॉस, ये होता है h/2 के इक्वल। इसकी वैल्यू क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ये h/2। तो आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करो, क्या है? h/2 इसकी वैल्यू, ये एज इट इज 2π। अब देखो ये वाला आया कि नहीं आया, h/4π। इसका मतलब आपको केवल ये चेक करना है कि आपको प्लांक कांस्टेंट गिवन है या ये क्रॉस वाला गिवन है। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो, क्योंकि अब आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे कि 2π क्रॉस वाले के साथ था या बिना क्रॉस वाले के। तो ऐसे समझो, ये मेरे पास एक 4π है, क्या है? 4π। इस 4π पे राम खड़ा है। अब बताओ, क्या राम नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये 4π पे खड़ा है राम। यदि मान लीजिए मैं 3 फीट ऊपर 4π है, उस 4π पे खड़ा हो गया, तो मैं फर्श से 3 फीट ऊपर आ गया, अब मैं नीचे थोड़ी गिरूंगा। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं 4π, देखो इस 4 को बोलते हैं 4 और ये पाई है, तो इसका नाम 4π हो गया, 4π। ये राम नीचे नहीं गिरेगा। अब सोचो, मैंने अगर इस 4π में 2 पैर तोड़ दिए, इसकी 4π था, 4π था, 2π तोड़ दिए। अब इस पे मैंने राम को खड़ा किया, क्या राम सही सलामत खड़ा रह पाएगा या नीचे गिरेगा? तो
अब सबको ये लग रहा है कि जब 4 पाई थी, सही 4 पाई थी, तब तो वो खड़ा था, अब तो ये 2 ही है, आमने सामने 2 है नहीं, तो डिग डिग करके गिर जाएगा नीचे। तो आपकी सब ये कहोगी गिर जाएगा। लेकिन मैं एक ऑप्शन दूं कि यहां पे एक पाइप है, इस पाइप को राम ने पकड़ लिया, राम ने इससे पाइप पकड़ लिया, पाइप पकड़ के लटक गया। अब नीचे कुछ भी नहीं हो तब भी राम नीचे नहीं गिरेगा। अगर राम ने ऊपर से कुछ नहीं पकड़ का, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं, सीधा हवा में लटका दे, वो सीधा नीचे गिरेगा। अब इस पेन को मैं यहां से छोड़, देखो ऐसे, ये पेन इस हाथ पे रहेगा, अगर मैं हाथ हटाता हूं तो नीचे तब गिरेगा जब इसको छोड़ दूं, बट मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, अब थोड़ी गिरेगा। तो ऐसे ध्यान रखो कि अगर राम ने ऊपर से पाइप पकड़ रखा है तो फिर नीचे 4 पाई की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहां राम ने ऊपर से कुछ नहीं पकड़ रखा, इसलिए नीचे 4 पाई की रिक्वायरमेंट थी। यहां राम ने देखो इस पाइप को पकड़ रखा है, क्रॉस है, पाइप पकड़ रखा है, तो नीचे 4 पाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 पाई लिख सकते हो। तो इतना ही याद रखना, अगर कुछ नहीं पकड़ रखा तो नीचे 4 पाई रखना है, और कुछ पकड़ रखा है तो 2 पाई से काम चल जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।